The broadcast is live now. शायद मेरी तरफ से नेटवर्क इश्यूज हैं, तो मुझे बहुत क्लियर समझ नहीं आ रहा है आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं, तो एक दो मैसेज करिएगा। और जैसा कि सुबह से हम जानते भी हैं कि आज गोमती तट से जुड़े हैं अमरीश जी, जो अपना एक पब्लिशर हाउस भी चलाते हैं और डिजिटल मीडिया में भी वो एक कमांड रखते हैं, उनका योगदान रहता है। लेकिन इसके अलावा जो जो एक मेरा उनसे संबंध है, या जिस बात से मैं अमरीश जी से प्रभावित हूँ, उसका कारण ये है कि बहुत कम उम्र में और बहुत कम समय में वो अपने बहुत अच्छे संबंध बना लेते हैं। और अच्छे संबंध से मेरा मतलब कोई बहुत रुतबे वाले या बहुत धनाढ्य वर्ग से संबंध से नहीं है, बहुत ही योग्य संबंध उनके होते हैं। ऐसे लोगों से उनके संबंध बहुत जल्दी बनते हैं जो सच में पंच तत्वों के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, मानवता के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, या जिससे भी भारत का विकास होता है। ऐसे हर क्षेत्र के कई कई लोगों को अमरीश जी बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं, अपने सहज व्यवहार से, अपनी कर्मठता से और अपनी कार्यशैली से। और मेरा उनसे एक और भी जुड़ाव इस बात से भी है कि जो किताब मैंने रेवा लिखी है, उसमें अमरीश जी का बहुत से उसको कैसे निखारा जाएगा, उसको कैसे उसका प्रस्तुतिकरण बनेगा, इसमें अमरीश ने मुझे एकदम परिवार की तरह सहयोग किया था। तो आज अमरीश जी से हम लोग जुड़ते हैं। नर्मदे हर, स्वागत है आपका नर्मदे। धन्यवाद। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, आपका कनेक्शन डाउन हो गया था। शायद हाँ, मेरी तरफ से नेटवर्क इश्यूज है। आज मैं ट्रैवलिंग में हूँ, घर पे नहीं हूँ, तो थोड़ा सा सबको ही सहन करना पड़ेगा ये नेटवर्क। तो अमरीश जी, बिना देरी किए हम जानना चाहते हैं कि आपने जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों के बहुत कर्मठ लोगों से संबंध बनाए, तो निस्संदेह जल के प्रति भी आपका लगाव और आपके कुछ विचार रहेंगे। मैं चाहती हूँ आप नर्मदे हर के लोगों से उन विचारों को साझा कीजिए कि जल की क्या स्थिति थी और किन उपायों से हम हर इंसान का जिंदगी में कुछ लक्ष्य होता है। हर इंसान अपने लाइफ में कुछ मिशन लेके चलता है, और आप कहें कि एक ऐसी मंजिल होती है इंसान के दिल में जिसे वो पाना चाहता है, किसी भी कीमत पे पाना चाहता है। और जब वो उसे पाता जाता है, चाहे कितनी भी संघर्ष करनी पड़े उसे पाता जाता है, तो लोग धीरे धीरे उसकी मदद भी करने लगते हैं, उसके साथ भी जुड़ने लगते हैं। और फिर मेरे गुरुजी का कहना है कि जो लोग दूसरे के सपने के लिए जीते हैं, उनके सपनों को भगवान जीने लगता है। अगर आप किसी के लिए खुशियां बांटते हैं, किसी की जिंदगी में खुशी लाते हैं, तो भगवान आपको खुशी देने लगता है। तो मेरा एक सपना था कि उत्तर प्रदेश, बिहार में मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री स्थापित कर सकूं। और ये जब इंडस्ट्री की बात आती है तो लोग कहते हैं कैसी इंडस्ट्री हो। तो मेरा ऐसा नहीं था कि कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री हो, मेरा ये था कि हम सभी लोगों को आपस में जोड़ सके, क्योंकि प्रतिभाएं बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन हम किसी न किसी वजह से बिखरे हुए हैं, उसे एक जगह पे जोड़ नहीं पा रहे हैं। हमारा अभियान चला, आज के डेट में हम काफी अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, काफी लोगों का सहयोग मिलता है, काफी बात होती है। फिर आपसे भी जुड़ना हुआ। आपका भी एक बहुत बड़ा मिशन है, और उसके लिए आपने क्या त्याग किए हैं ये सभी लोग देख रहे हैं। जब हम पहली बार मिले थे तब आप कुछ और थे, आज आप कुछ और हैं। तो ये सब ना बिना त्याग के नहीं आ सकता है। जब तक मन में डेडिकेशन ना हो, जब तक दृढ़ संकल्प ना हो, आप कुछ भी नहीं कर। और
किसी भी जर्नी की शुरुआत, चाहे आप कितने भी बड़े इंसान हो, कितने भी लिखने वाले हो, हर जर्नी की शुरुआत जो होती है वो ऐसे होती है। धीरे धीरे ये ऐसे होने लगता है। और जब हम इस मुकाम पे आते हैं तो वहां हमें लगता है कि नहीं, बिना मेहनत के तो हम यहाँ नहीं आ सकते थे। और हमारे साथ जो भी घटना घटा, जो भी हमारे साथ हुआ, हम लाइफ में कभी फेल नहीं होते। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हम लाइफ में कभी फेल नहीं हुए, क्योंकि हमारा कोई जो पार्टिकुलर इंस्टेंट था वो खराब हो गया, लेकिन उसने हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया। वो एक हमारे साथ सीख। और फिर से जब हम उसी चीज की शुरुआत करते हैं तो सबसे उसकी बड़ी खूबसूरती ये होती है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा अनुभव होता है। जो गलतियां हम पहले कर चुके होते हैं वो गलतियां अब हम नहीं करेंगे। और वो जब हम दूसरी बार परिणाम लेके आते हैं तो बेहतर परिणाम लेके आते हैं। मेरी आवाज जा रही है आप तक? हेलो। मेरी आवाज जा रही है आप तक? हेलो। हाँ, आप बोलिए, आवाज आ रही है, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक होता है। जी। अब मैं आपके अभियान को कहूँ, आपने, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपने एक बहुत बड़ा बिगाड़ उठाया है। आप नर्मदा को अपनी माँ मानती हैं, और नर्मदा को ही नहीं, जो पिछली बार मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि मेरा मिशन नर्मदा नहीं है, मेरा मिशन भारत की सभी नदियों को साफ करना है। फिर वो नदियां ही नहीं, नदी ने पानी का रूप ले लिया कि पानी बचाओ, चाहे जिस भी रूप में हो। नेटवर्क की काफी इशू है। नेटवर्क की काफी इशू है जहाँ पे आप हैं। तो जो मैं बात कर रहा था कि एक्चुअली जो मैं नहीं आपने, चाहती हूँ कोई भी लाइव में नेटवर्क इशू हो, लेकिन ट्रैवलिंग भी जल संरक्षण का एक हिस्सा है, क्योंकि जब तक जाऊंगी नहीं, लोगों से मिलूंगी नहीं, और कई जगह तो फिजिकली जाके ही बात करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। और बहुत देर नहीं से मैं जब तक कोशिश कर रही थी किसी सही नेटवर्क में ही रुका जाए। नहीं जब तक मुश्किलों का सामना नहीं होगा तब तक रास्ता ही नहीं मिलेगा। बनाए हुए रास्ते पर तो लोग चलते हैं, गुमनाम हो जाते हैं। तो मुश्किल आएगी तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो जैसा पिछली बार हमारी बात हुई थी तो हम नदियों पे जा रहे थे, नदियों से समुद्र पे पहुंचे, फिर धीरे धीरे हमने अपने घर की चीजों को उठाना शुरू किया। हम फिर से जुड़ गए हैं शायद। हाँ, मैंने थोड़ा सा उस जगह को बदला है कि शायद उस रूम में नेटवर्क ना हो। नहीं, अब क्लियर है सारी ओके। चीजें।
मैंने भी एक दो बातें मिस कर दी, तो मैं चाहूंगी एक बार आप दोहरा दीजिए ताकि व्यूअर्स तक भी सारी बातें क्लियर पहुंचे, क्योंकि मुझे आपकी सोच और आपके विचारों पे सच में बहुत गर्व है। वो इतनी सार्थक होती हैं, इतनी तथ्यपूर्ण होती हैं। नहीं, जैसा पहले जो हमारी बात हुई थी, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि फिर काम करते हैं। हर आदमी किसी न किसी भगवान को पूजता है, तो आपने नर्मदा को अपनी माँ माना, लेकिन फिर आपको लगा कि नहीं, नर्मदा माँ है ठीक है, तो लेकिन बहन भी तो है, चाची की बेटी है, मौसी की बेटी है, सभी तो है। आदमी मानो तो पत्थर, ना मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर वाली बात है। फिर आपने पीड़ा उठाया कि नहीं, पानी का संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि नर्मदा का जो अस्तित्व है वो पानी से है, जल से है। फिर आपने मुझे भी बताया कि छोटी छोटी बातों पे घर पे भी लड़ाई हुई कि नल से क्यों पानी निकल रहा है, यहाँ से क्यों पानी निकल रहा है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, और लोग काफी इसका जब भी कोई बात होती है, किसी का हौसला बढ़ाना होता है, तो लोग कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरे। तो शुरुआत, किसी अभियान की शुरुआत बूंद बूंद से ही होती है। हम एक बार में घड़ा साफ नहीं कर सकते, हम एक बार में समुंदर साफ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने बूंदों को साफ करना शुरू कर दिया, बूंदों को गंदा ही नहीं होने दिया। एक, देखिए, बहुत सारे फूल होते हैं। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि हम बागों में जब भी फूल की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले गुलाब की बात आती है। जबकि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे आयुर्वेद के ऐसे पेड़ हैं जिसे खाने से ना हमारी बीमारी दूर हो जाती है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम गुलाब क्यों लगाते हैं। उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं लगाते हैं। गुलाब की एक खासियत है, एक तो वो देखने में अच्छी है, और उसकी जो पर्यावरण में जो उसकी खुशबू है, उसके फैलने से इंसान बीमार नहीं होता है। और जब इंसान बीमार नहीं होगा, तो बीमारी ठीक करने वाली आयुर्वेद की दवा की जरूरत क्यों पड़ेगी। ठीक वही बात है जल के साथ। अगर हमने बूंदों को ही गंदा नहीं होने दिया ना, तो अगर बूंद साफ रहे, एक एक बूंद हमारा साफ रहा, तो वही बूंद तो नदी में जाएगा, बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरेगा। और अगर बिल्कुल। बूंद बूंद अगर साफ रहा, सारा का सारा बूंद हमने किसी भी नदी में, नर्मदा में हो या समुन्द्र तक में, हम इसकी शुरुआत बूंदों से ही करें, ना कि हम इसे महासागर की तरफ ले जाए, क्योंकि महासागर तक ले जाने में ना वो नदियां बीमार हो चुकी होंगी, हम उन्हें बीमार क्यों होने दें। हम आयुर्वेद की पेड़ ही क्यों लगाए, जब गुलाब से हमारा काम चल जाएगा। वैसे भी गुलाब तो हर मायने में अच्छी है। तो मैं इसी अभियान से जुड़ा हूँ, इसी सोच को लेकर चला हुआ हूँ, और मैं मानता हूँ कि अभी भी गंदगी इतनी नहीं फैली है कि उसे साफ ना किया जा सके। और मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत सारे लोगों का, आप जैसे लोगों का, जो इस अभियान में मेरे साथ ही नहीं जुड़े, एक दूसरे के साथ जुड़े, और एक दूसरे के अभियान में एक दूसरे की मदद करना, क्योंकि हर आदमी हर किसी से किसी न किसी वजह से जुड़ा हुआ है। हर किसी का अपना अपना एक अभियान आगे बढ़ता जा रहा है, हर किसी को एक हौसला मिलता जा रहा है कि जैसे मैंने सोचा कि अगर आप कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हम समाज को क्या परोस रहे हैं, आप मुझे क्या दे रही हैं। अगर आप मुझे फल देंगी तो मैं सामने वाले को भी फल ही दूंगा, अगर आप मुझे गंदगी देगी तो मैं सामने वाले को भी गंदगी ही दूंगा। तो जो इंसान पाता है वो दूसरे को वही देता है। तो मुझे लगा कि मैं लोगों को कनेक्शन दे सकूं, मैं लोगों के अभियान में जुड़ सकूं, उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ सकूं, तो वो भी दूसरे लोगों को या मुझे किसी अन्य लोगों के साथ जुड़ेंगे, जहां पे हम सभी एक दूसरे का सपना पूरा करेंगे। और जब हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, तो हमें लगता है कि भारत का जो सपना है वो खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। और पहली बार एक ऐसी पहल होगी जहां पे हमें सरकार की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस देश की जनता अपनी मदद नहीं कर सकती है, अपने लोगों की मदद नहीं कर सकती है, उस देश की जनता को सरकार से मदद मांगने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल। और उस देश की जनता का सरकार मदद कर भी नहीं सकती। जैसे मैं अपने कई सेशन में बोलती हूँ कि सरकार ये नियम बना सकती है कि भाई हम गंगा जी को, नर्मदा जी को या अपनी देवी समान नदियों को दूषित ना करें। अब सरकार किसी के सर पे ये खड़े नहीं हो सकती हर व्यक्ति को कि आप वहाँ डुबकी लगाते हैं और अपने ही गंदे कपड़े वहाँ छोड़ आते हैं। ये तो हमारे संस्कार, हमारी अपनी अंतरात्मा ही डिसाइड करेगी। तो सही सरकारें तो बात। नियम बना सकती हैं। मुझे लगता है अमरीश, जो सबसे अच्छी बात और बड़ी विलक्षण बात आपके अंदर लगती है, जो जनरली लोगों में नहीं मिलती, क्योंकि आज के लोग थोड़े से डिप्लोमेटिक, थोड़े से मैनिपुलेटिंग या थोड़े से सिक्योर हो गए हैं कहना चाहिए। एक नेगेटिव पॉइंट में तो डिप्लोमेसी सही है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव बात पे कहूँ तो थोड़े से सावधानी से रहते हैं, थोड़ा सा सिक्योर वे में जीते हैं। क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं आसपास हो रही हैं, विशेषकर कोरोना काल में हमने देखा
उसमें से जैसे मैं ही अगर घर के बाहर निकलती हूँ तो मेरी माँ का सबसे पहला होता है कि बेटा लिमिटेड ही रखना चाहिए, एक सीमित दायरा रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हम बाहर निकल रहे हैं वो लोग कैसे हैं, कौन है, उनसे उनका व्यवहार और आचरण क्या है, जब तक कि उनको पूरी तरह समझ ना लें। लेकिन बहुत ही विलक्षण बात आप में ये है कि जैसे आदमी अपना प्रेम लुटा देता है, अपनी करुणा लुटा देता है, वैसे ही आप बिना कुछ सोचे अपने संबंध लुटा देते हो। मतलब लोग अपने संबंध शेयर नहीं करते, अपने जो उनके कांटेक्ट बने हैं वो कभी भी साझा नहीं करते ये सोच के कि अगर किसी डीएम को मैं जानता हूँ, किसी आईएएस को मैं जानता हूँ, किसी बड़े पब्लिशर को मैं जानता हूँ, किसी बड़े मिनिस्टर को मैं जानता हूँ, तो सिर्फ मेरे तक ही उसकी ग्रेविटी रहे, सिर्फ मेरे तक ही उसका संबंध रहे, मैं ही उससे काम लूँ। पर आपके मामले में ये बात एकदम अलग है कि मैं आपसे पहली दफ़ा मिली, फिर दूसरी दफ़ा मिली, और जैसे ही आपको मेरी जल की मुहिम का पता चला, आपने जो है एक साथ सारा कुछ कर दिया कि ये लोग हैं, आप इनसे मिलिए और जो भी आपके काम आ सकते हैं जल की मुहिम में। और आपके बताए हुए संबंध, मैंने जिससे भी बात की, हर एक व्यक्ति ने मुझसे एकदम फैमिली की तरह बात की। हर व्यक्ति से मिलके मुझे ये समझ आया कि आपने उस संबंध को बनाने में कितना दिया होगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं और आप हैं, तो अगर मैं आपके घर आ रही हूँ, आप शिप्रा को जानते हैं, तो तय बात है आप स्वागत करेंगे, समय देंगे। लेकिन शिप्रा किसी को भेज रही है, उसको भी उतना समय देना, इसका मतलब है कि शिप्रा और अमरीश के बीच का बॉन्ड बहुत गहरा होगा। तो आपके जितने भी लोगों से मैंने बात की, उन्होंने जिस गर्मजोशी से बात की, वो समझ आया कि किसी के थ्रू आने के बाद भी वो इतना समय दे रहे थे, इतनी जागरूकता दिखा रहे थे। और मुझे बहुत गर्व है और बहुत खुशी है कि आप जैसे लोग नर्मदे हर के धरातल से जुड़े हैं, जो बूंद बूंद की लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे साथ। आज आपने पूरी नहीं, चर्चा ही उस विषय पे की। तो मैं थोड़ा सा और पूछना चाहती हूँ, जैसे अगर आप लखनऊ में ही काफी दिनों से रह रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, गोमती पहले कैसी थी और अब कैसी दिखती हैं, और क्या कारण है कि वो अब ऐसी हो गई? मैडम गोमती जब मैं लखनऊ आया था तो काफी गंदी थी, और जब मैंने देखा है तो गोमती में काफी बदलाव आया है। और जो अपने अभी मुख्यमंत्री जी हैं, ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने यहाँ पे जो खास करके जिन दिशाओं को मैं देख रहा हूँ, उन दिशाओं में सफाई पे काफी अच्छा काम किया गया है। और सरकार से ज्यादा पब्लिक जागरूक हुई है, क्योंकि पब्लिक, एग्जैक्टली। हाँ, पब्लिक को मैं देख पा रहा हूँ कि पब्लिक ना एडुकेशन पे, क्लीनिंग पे, इन सब चीजों पे ध्यान दे रही है। और खास करके जब कोरोना में लोगों को सोचने का बहुत मौका मिला कि हम कहाँ, हम क्या कर सकते हैं। इस 1 साल की बीमारी में अगर लोगों की जान नहीं जाती, तो मुझे लगता है कि ऐसी बीमारी हर साल आए, कम से कम 1 महीने के लिए जरूर आए, ताकि लोगों को ना सोचने का मौका मिले। हर आदमी यहाँ पे भागा जा रहा है, पता नहीं एक ऐसी अजीब सी होड़ लगी हुई है। जैसा अभी आपने कहा ना कि आपने रिलेशन बनाए हैं, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो मैं ये दिमाग में लेके नहीं चलता हूँ कि सामने वाला आदमी मेरा एटीएम कार्ड है, या उसके पॉकेट में मेरे पैसे रखे हुए, या वो सीएम है। अगर मैं कल के डेट में प्रधानमंत्री जी से भी मिलूँ ना, तो मेरा एक सपना है, जो मैंने आपसे कहा कि मैं उत्तर प्रदेश और बिहार में इंडस्ट्रियल सेक्टर लाना चाहता हूँ बड़ी। तो मैं प्रधानमंत्री से इस वजह से नहीं मिलूंगा कि आप इन्फ्लुएंसर है, मेरी तारीफ कर दीजिए, आपके साथ में फोटो ले लूं। मेरा सपना है इंडस्ट्री खड़ा करने का। इसमें आप मेरा कितना मदद कर सकते हैं? आप जो हैं अपनी जगह पे, दैट इज वेल एंड गुड। हाँ, इसके बदले में कल अगर उत्तर प्रदेश में कभी भी कहीं भी किसी के दिमाग में ये आए कि यहाँ पे इंडस्ट्री बनाना है, तो अगर आप 5 लोगों का नाम सोचते हैं, तो वो नाम मेरा भी होना चाहिए। बस यही मेरा एक सपना है, और इसी के लिए मैं जीता हूँ। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी को कहीं पे कांटेक्ट दे दूं। अब बात आते हैं, हम लोग गए नदियों पे, तो आप देखेंगे मैम, खास करके अपने यूपी बिहार में हम लोगों ने तिस्कार बहुत जगह झेला है। बाहर में जा करके सभी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत काबिलियत है, हम कम पैसे में काम कर लेते हैं। कम पैसे में काम करना हमारी इच्छा नहीं है, हमारी मजबूरी है। मजबूरी। और कोरोना काल में जिस तरीके से हमें बाहर के राज्यों को छोड़ करके अपने यहाँ आना पड़ा, लोगों को पता चला कि हम बाहर जाके क्या कर रहे हैं और सही मायने में हैसियत हमारी क्या है। हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं, हमारा पूरा परिवार है, लेकिन एक बड़ा झटका आया ना, तो हमारे पास गाड़ी नहीं थी कि हम गाड़ी पकड़ के अपने घर पे आ सके। कई लोग पैदल आए, कई लोगों की जाने गई, कई लोगों का परिवार टूट गया, कई लोग पूरी तरीके से बिखर गए। जो दुर्भाग्यशाली लोग थे,
मैं तो आने वाले समय में अगर कोई मेरी आने वाली पीढ़ी होगी तो मैं उससे वही कहूंगा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो 2020 में जिसने अपनी जिंदगी बचा दी और जिसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बदला 2020 में। तो अपने यहाँ ये जागरूकता लोगों में आई है कि अगर हम अपने आप को बदलते हैं, अपने यहाँ की चीजों को बदलते हैं, तो शायद वो सपना जो हम आज तक देखते आए हैं उसे पूरा कर सके। और आज तक सबने जो शिकायत की है कि हमारे पूर्वजों ने ये नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने ये नहीं किया, शायद हमारे बच्चे ये शिकायत हमसे ना करें या अपने लोगों में ना करें। किसी न किसी को तो स्टार्ट। हाँ बोलिए आप, मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा किसी न किसी को तो स्टार्ट करना ही होगा, तो चलिए हम आने वाले से क्यों उम्मीद करें, हम खुद ही स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है अमरीश, इसका कारण ये भी है कि अब विकल्प बचे नहीं हैं, जो मुझे समझ आता है। क्योंकि हमारे जी पहले वाली पीढ़ी के पास या उसके पहले वाली पीढ़ी के पास कुएं थे, हमारे घरों में नल थे। अब नल चले गए हैं, कुएं सूख चुके हैं, नल उखाड़ दिए हैं हमने अपनी सुविधाओं की वजह से। अब टंकी का जी पानी है, भूमि में जल का स्तर नीचे नीचे और नीचे जाता जा रहा है। तो अब डू एंड डाई वाली स्थिति है, अब करो या मरो, या तो करो करके ये मर जाओ, नहीं मरना तो है ही। तो अब तो सही। विकल्प रहे ही नहीं है। अब बात ये भी नहीं रही आने वाली पीढ़ी के लिए। अब तो मुझे लगता है कि और 10 साल बाद स्थिति बिगड़ जाएगी अगर वही बूंद बूंद की लड़ाई नहीं लड़ी। तो अभी नहीं तो लड़की। थोड़ा सा और निस्वार्थ होके मुझे लगता है कि मैं अपने लिए ही कर रही हूँ, अपने परिवार के लिए ही कर रही हूँ। भाई घर से ही शुरू करो, क्योंकि एक दिन भी अगर जल की व्यवस्था घर में नहीं है, लाइट नहीं आ रही है या कुछ भी है, तो फिर पूरा जीवन, पूरा दिन ऐसा लगता है कि वो अनियमित हो गया। सुबह समाज स्नान से हमारे दिन की शुरुआत होती है और फिर वो पूरा दिन उस एक स्नान और पूजा के बाद से ही निर्भर होता है। अगर आप घर में स्नान करने में किसी भी कारण से लेट हो गए हैं, जल नहीं आ रहा है, कुछ भी हो गया, या बाथरूम में कोई और अधिक देर लगा रहा है, हम नॉक करते हैं और हमको झुंझलाहट वही आती है कि नहाने में देर हो गई और हम टाइम पे नहीं निकल पाए। तो नहाना कितना आवश्यक है और नहाने के लिए वो जल कितना आवश्यक है। सो अब समय नहीं है कि विकल्प छोड़े जाएं, और विकल्प रहे भी नहीं है। देखिए, समाज की बदलाव की जब बात आती है हमारी, जब हम समाज की बदलाव की बात करते हैं तो समाज में जो हमारा उस बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है, सबसे पहला दुश्मन हमारे अपने परिवार के लोग होते हैं। क्योंकि उदाहरण देना बहुत आसान है कि अंबानी है, टाटा है, हर क्षेत्र में लोग उदाहरण देते हैं, सचिन है। लोग अपने बच्चों को उदाहरण देते वक्त ये भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा भी सचिन बन सकता है, हमारा बच्चा भी नरेंद्र मोदी बन सकता है, हमारा बच्चा भी धीरू भाई अंबानी बन सकता है। तो क्योंकि और इसमें मैं अपने परिवार के लोगों को ना ये दुश्मन नहीं कहता हूँ। अपने परिवार के, हमारे परिवार के लोग डरे होते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर बीच मझधार में कहीं जाकर के हम फंस गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। और कोई भी माँ बाप अपनी तकलीफ को बर्दाश्त कर सकता है, अपने बच्चों की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बिल्कुल। ये डर अगर हम किसी तरीके से निकाल पाते हैं, और काफी कोशिश करने के बाद हम ये डर निकाल पाते हैं लोगों के अंदर से। आज देखिए, जब मैंने भी एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्ट किया तो मुझे भी काफी विरोध झेलना पड़ा। मेरे माँ बाप भी, मेरे परिवार के लोग भी, समाज के लोग भी मेरे साथ नहीं थे। लेकिन आज जैसे जैसे मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, मुझे कामयाबी मिल रही है, तो अब लोग कहते हैं, कल मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ। तो उस समय मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। बिल्कुल। मैंने कहा कि जाओ बिजनेस करो। पहली बार, आज 7 साल के जर्नी में पहली बार मेरे परिवार के किसी आदमी ने कहा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 7 साल में ना मैंने अपने परिवार का सोच बदल दिया। अब जो आने वाले लोग होंगे ना, मेरे भाई होंगे, मेरे समाज में अब कुछ लोग बिजनेस में आ चुके हैं, तो उन्हें देख करके लोग प्रेरित होंगे कि नहीं, बदलाव हो सकता है, बदलाव किया जा सकता है। एक पत्थर उछाल के तो देखो, तरंगे खुद ब खुद दौड़ने लगेंगी। तो कोशिश करें हम। मैंने कोई समुंदर तो नहीं नापा, मैंने कोई नदी साफ नहीं की, मैंने बूंदों पे काम किया, और मुझे लगता है बूंदों पे काम करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और सबके लिए संभव भी नहीं है कि घाटों पे जाके सफाई करना। और अगर सभी लोग अपने घर से ये निर्णय ले लें, ये संकल्प ले लें कि बूंद बूंद बचा के रखेंगे, तो नदियाँ स्वतः ही साफ हो जाएंगी। फिर घाटों पे जाके किसी को सफाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस हर घाट को हमें घर बनाना है। जैसे हम अपने घर में, हमने एक कचरे की जगह रखी है और उसी में जाके कूड़ा फेंकते हैं, चल के जाते हैं वो रैपर फेंकने भी। कभी भी हम ऐसे खा के अपने बेड के पास, अपने बिस्तर या अपने आसन के पास उसको नहीं फेंकते। अगर यही सोच हम ले आएंगे
तो सब स्वतः हो जाएगा। और आप जैसे लोग साथ हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, हम अपने अपने हिस्से का जल बचाएंगे। और प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति जो हमसे जुड़ेगा, कोशिश करेंगे उसे एक जल शपथ दिलाएं कि आप जल के प्रति थोड़ा सा और प्रेममयी हो जाइए, थोड़ा सा और संकल्पित हो जाइए। तो अमरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और हमारे लोगों से जुड़े और अपने विचार बताए। और आज का सूत्र आपने दे दिया है, बूंद बूंद बचाना है, बूंद बूंद की लड़ाई है, और बूंद बूंद से ही हम भी अपने सागर फिर से भर देंगे। तो फिर किसी दिन कुछ अच्छे तथ्यात्मक विषय पे मैं आपको अवश्य आमंत्रण दूंगी, यहाँ पे आप आएँ और हमसे साझा करें। और तब तक के लिए आप और उन्नति करिए, और अच्छे अच्छे संबंध बनाइए, और हमें भी उस धरातल से जोड़िए ताकि हम जल के लिए कार्य कर सकें। जरूर, आप एक अच्छे अभियान से जुड़िए, हमारे जैसे बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और हमेशा याद रखिए कि जो लोग, एक बार फिर से मैं अपने गुरुजी की बात कहूंगी, कि जो लोग दूसरे के सपने को जीते हैं, उसके सपने को भगवान जीता है, और जिसके सपने को भगवान जीता है, उसका सपना कभी अधूरा नहीं हो सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाते जाते भी आप हौसला बढ़ा के जा रहे हो। धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे, नमस्कार।